बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है अमाइलोइडोसिस का टॉपिक। ये नाम शायद आप में से ज़्यादातर लोगों ने ना सुना हो, लेकिन जिन लोगों की ज़िंदगी में ये डायग्नोसिस हो चुका है वो इसके नाम से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और वो पूरी फैमिलीज़ ये नाम नहीं भूल सकती। ज़्यादातर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया और इवन अफ्रीका वगैरह में ये डायग्नोसिस मुकम्मल हो ही नहीं पाता, तो फिर इसके साथ साथ इलाज भी मुकम्मल नहीं हो पाता। आज इसकी मुख्तलिफ़ टाइप्स और वो किस्में जो गुर्दे को इन्वॉल्व करती हैं उन पे हम गौर करेंगे। 30 से ज़्यादा किस्म के अमाइलोइडोसिस का लिटरेचर में ज़िक्र है, लेकिन उनमें से 7 या 8 ऐसे हैं जो गुर्दे से रिलेटेड हैं। अमाइलोइडोसिस है क्या? नंबर 1, अमाइलोइडोसिस असल में इस बीमारी का नाम है कि जिस्म में कोई प्रोटीन ज़्यादा बने और वो ख़ास तौर पे इस हद तक ज़्यादा बन जाए कि ख़ास वक्त के बाद उसकी शक्ल जो सी बिगड़ जाए और वो एक दूसरी प्रोटीन के साथ मिल के एक गुच्छे की शक्ल इख्तियार कर लें। वैसे टेक्निकली हम उनको बीटा प्लेटेड शीट्स कहते हैं, और वो उसके बाद वो जगह जगह मुख्तलिफ जगह पे जिस्म में बैठ जाए। अब गुर्दे के साथ इन प्रोटीन्स को कुछ ख़ास रग़बत है, इसकी वजह से गुर्दे में अमाइलोइडोसिस का होना ज़्यादा एक्सपेक्टेड किया जाता है। इसकी मुख्तलिफ किस्में हैं और वो मुख्तलिफ किस्में जो सी हैं उनमें ए अमाइलोइडोसिस, AL अमाइलोइडोसिस, एपो A1, A2, A4, इलेक्ट-2 अमाइलोइडोसिस और फाइब्रोजिन A प्रोटीन का अमाइलोइडोसिस है। बीटा-2 माइक्रोग्लोबिन का अमाइलोइडोसिस। बेस ख़तरनाक से नाम मैंने बताए इसलिए कि आम लोगों से कभी इसके बारे में ज़िक्र नहीं होता, लेकिन उसके नतीजे में ये तशख़ीस कभी सही मानों में मरीज़ों से डिस्कस ही नहीं की जाती। तो जब तक इस मर्ज़ को समझा नहीं जाएगा तो आने वाले वक्त में जो इसके इलाज और इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके बारे में जहन क्लियर नहीं होगा और उससे फिर प्रॉब्लम जनरेट हो सकती हैं। अब इसके बारे में AA अमाइलोइडोसिस का अगर मैं ज़िक्र करूं, AA अमाइलोइडोसिस के अंदर इन्फेक्शंस मेन बुनियादी वजह बनते हैं। इन्फेक्शन किसी भी किस्म का हो सकता है जो लंबे अरसा तक चल रहा हो। मिसाल के तौर पे किसी को TB हुई और उसके बाद वो ठीक नहीं हुई, या हुई तो मल्टीपल टाइम्स हुई और उसके साथ इन्फेक्शन हो गया। फिर दूसरे नंबर पे TB के साथ कोई उसे जोड़ों का प्रॉब्लम हो गया, इन्फेक्शन हड्डी के अंदर हो गया, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया, या वो एक नशा करता था इंसान और उसके जिस्म के अंदर टीकों की वजह से जगह जगह खून की नालियों का इन्फेक्शन था। इसके अलावा भी बहुत सारे इन्फेक्शन हैं जो लंबे अरसा तक रहें तो उसके साथ ये मर्ज़ बन सकता है, और बाज़ का ये हिस्ट्री प्रॉपरली नहीं ली जाती। इस वजह से ये वीडियो मैं बना के लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाना चाहता हूँ। दूसरे नंबर पे कुछ ऐसे मराज हैं जिनके साथ जिस्म के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाता है, जिसे हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं, जैसे गेठिए का मर्ज, रूमाटॉइड आर्थराइटिस, SLE। बच्चों के अंदर या जवानों के अंदर जोड़ों के मसाइल आ जाते हैं। वो अरसे दराज तक अगर प्रॉपरली ट्रीट ना हो तो उस सूरत के अंदर जिस्म में वो प्रोटीन ज़्यादा बनती हैं और अमाइलोइडोसिस का मर्ज शुरू हो जाता है। तीसरे नंबर पे मैलिग्नेंसीज, यानी कि खुदा ना खास्ता अगर जिस्म में कोई कैंसर बड़े अरसे तक रहे और उसके इलाज चले और वो कभी ठीक और कभी ख़राब हो, तो उसके साथ भी कुछ ऐसी प्रोटीन बनती हैं जो बाद में अमाइलॉइड का शक्ल इख्तियार कर सकती हैं। अब ये तो वजूहात थीं। अब आम इंसान को पता कैसे चले कि अमाइलोइडोसिस की अलामतें क्या हैं? मैं उसकी मोटी सी चीज़ ये बता दूं कि सबसे ज़्यादा अमूमी तौर पे ये जिस ऑर्गन को टारगेट करता है वो गुर्दे हैं, और फिर उसके बाद ये हार्ट को टारगेट करता है, फिर उसके बाद हार्ट या दिल जिसे कहते हैं। तो गुर्दे, दिल, आंतें, फिर स्किन, स्प्लीन, ज़ुबान, गर्ज़े के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को ये अपने शिकंजे में लेने की कोशिश करता है। गुर्दे को इन्वॉल्व हो जाए तो क्या होगा? इसके साथ एक कंडीशन होती है जिसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम करते हैं। जिस्म से प्रोटीन लीक होना शुरू हो जाती है, पेशाब में झाग आना शुरू हो जाती है, चेहरा और जिस्म सूजना शुरू हो जाता है, पाँव सूजना शुरू हो जाते हैं, पेशाब में कमी वाक़ई होती है, खड़े होने से चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, और इसके साथ साथ गुर्दे की क्रिएटिनिन भी बढ़ना शुरू हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा हो, लेकिन बढ़ भी सकती है। अगर ये मामला दिल तक पहुँचे तो दिल कमज़ोर पड़ जाता है और उसकी कारकर्दगी कमज़ोर हो जाती है, लेटने से सांस ख़राब होना शुरू हो जाता है। ईको पे देखते हैं तो उस पर भी कुछ प्रॉब्लम होती है, ईको दिल का अल्ट्रासाउंड को कहते हैं। इसके साथ ज़ुबान जो उनसी है कुछ लोगों की बड़ी हो जाती है, कुछ लोगों की तिली बड़ी हो जाती है, जिगर बड़ा हो जाता है, और ये अल्ट्रासाउंड और फिज़िकल एग्जामिनेशन पे बातें आहिस्ता आहिस्ता पता चलती हैं। इसके अलावा भी और बेशुमार निशानियाँ हैं। खून की पतला होने की बीमारी हो जाती है, जिगर सही तरीके से काम नहीं कर पाता, खून ज़रूरत से ज़्यादा पतला हो जाता है, और उसके वजह से खून जो सा है वो आपके पेशाब में या खांसी के साथ
या गर्जे के किसी भी जगह से ज़रूरत से ज़्यादा पतला होने की वजह से लीक हो सकता है, और उसके इलाज के बारे में बाद में बात करूंगा। इसके बाद बात आ जाती है डायग्नोसिस कैसे हो। ये अलामतें हो गई, आपको शक पड़ गया, डॉक्टर को भी शक पड़ गया, तो फिर होता ये है कि इसमें वो टेस्ट करवाए जाते हैं मुख्तलिफ उज़्व को देखने के लिए। गुर्दे के टेस्ट होंगे प्रोटीन की लीकेज और उसका साइज़ देखने के लिए, जिसम में चिकनाई डिस्टर्ब हो रही है कि नहीं, वो दिल की कारकर्दगी देखने का टेस्ट होगा। अल्ट्रासाउंड करवाया जाएगा कि जिगर और तीली का साइज़ तो नहीं बढ़ा, मुंह को गौर से देखेंगे ज़ुबान तो नहीं बढ़ गई। टेस्ट वो करवाए जाएंगे कि खून के खुलियों की तादाद ठीक है, वो पतले तो नहीं ज़्यादा हो गया, पीटीए पीटीटी का टेस्ट उसके अंदर होगा। और फिर अगर शक ज़्यादा हो तो फिर एब्डोमिनल फैट यानी पेट की चर्बी का एक टेस्ट लिया जाता है, एक सुई लगा के उसमें थोड़ी सी चर्बी आती है, और उसके अंदर अगर अमाइलॉइड का मटेरियल नज़र आ जाए तो डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। फिर गुर्दे का सैंपल भी, जैसे हम नेफ्रोलॉजिस्ट हैं तो हम गुर्दे का सैंपल लेते हैं अगर हमें शक हो, लेकिन अगर एब्डोमिनल फैट बायोप्सी पर डायग्नोसिस हो चुका हो तो फिर हम ये बायोप्सी नहीं करते, जो किडनी से रिलेटेड मैं जिक्र कर रहा हूँ। गुर्दे के अंदर मैं एक रंग का जिक्र करना चाहूँगा, कॉन्गो रेड स्टेन करते हैं। यह आम लोगों के इंटरेस्ट की शायद चीज़ तो ना हो, लेकिन ये अमूमी तौर पे रंग हमारी गवर्नमेंट की ज़्यादातर लेबॉर्ट्रीज़ में मौजूद ही नहीं होता, तो इस वजह से अगर ये मर्ज़ हो भी तो कई दफ़ा डायग्नोज नहीं हो पाता। तो ये चीज़ भी आम लोगों के जहन में होने चाहिए कि अगर आपको शक है, ये अलामतें हैं, तो बेहतर है कि आप अपने मुआलिज से रब्ता करें और उन लेबॉर्ट्रीज से एक दफ़ा वही बायोप्सी को स्टेन करवा लें जिनके ऊपर आपको ये शक हो। और ऐसा होता है कि बायोप्सी किसी जगह हो तो वहाँ से वो बायोप्सी की स्लाइड्स ली जाएँ और एक ऐसी लैब में दे के उसको कलर करवा के देखा जाए कि इसके अंदर कॉन्गो रेड स्टेन है, माइलॉइड है या नहीं है। ट्रीटमेंट क्या की जाए? इलाज के अंदर जो उज़्व ज़्यादा इन्वॉल्व है उसकी तरफ फोकस तो किया जाता है, लेकिन बुनियादी फोकस जो उनसे वो इस चीज़ पे है कि ये जड़ कहाँ से पकड़ा। वो जड़ अमूमी तौर पे अगर इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट किया जाता है। अगर वो जोड़ों के मसाइल हैं, ऑटोइम्यूनिटी है, तो उस इम्यूनिटी को ट्रीट किया जाता है। अगर वो कैंसर है, मैलिग्नेंसी है, तो उसको ट्रीट किया जाता है। इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती हैं जिसको हम पाकिस्तान में तो ज़्यादा नहीं देखते, लेकिन मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ में जैसे तुर्की, इजराइल वगैरह हैं, वहाँ पे एक फेमिलियल मेडिटेरेनियन फीवर होता है। उसमें लोगों को बार बार बुखार होता है, पेट में दर्द होती है, पेट की झिल्ली भी कई दफ़ा सूज जाती है और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम बन जाता है। उसमें कोलचिसिन का रोल है। बाकी जो से अमाइलाइडोसिस है, जिसे ए अमाइलाइडोसिस कहते हैं, इसके अंदर कोलचिसिन का रोल ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। और इसके अंदर आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि वो इंजेक्शन टोसिलिजुमैब जो हम आजकल कोरोना में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका भी अमाइलाइडोसिस ए अमाइलाइडोसिस की ट्रीटमेंट में रोल है, और वो महंगा बहुत होता है, आसानी से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ऑफ़र नहीं किया जाता, तो ये भी एक तल्ख हकीकत है। इसके बाद दूसरी जो सी इंपॉर्टेंट अमाइलाइडोसिस है वो है एल अमाइलाइडोसिस। एल अमाइलाइडोसिस को आम तौर पे ज़्यादा तो नहीं समझाया जा सकता क्योंकि डॉक्टर्स के लिए भी कई दफ़ा इसको समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसका ताल्लुक खून की एक मैलिग्नेंसी से है, यानी खून के एक कैंसर से है। और बाज़ का वो कैंसर मुकम्मल नहीं होता, एक प्री कैंसरस स्टेज होती है जिसमें अभी वो बन रहा होता है, या हो सकता है वो कभी ना बने, लेकिन वो एक प्रोटीन ज़्यादा एक्सक्रीट करना शुरू हो जाता है ब्लड में, जिसे हम मोनोक्लोनल प्रोटीन कहते हैं, और उसके साथ अमाइलाइडोसिस हो जाता है। इसके अंदर जो डिजीज़ ये करती हैं उनका नाम है मल्टीपल माइलोमा और मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ इनडिटर्मिनेट सिग्निफिकेंस, या हम उसे MGRS भी कहते हैं, मोनोक्लोनल गैमोपैथी या रीनल सिग्निफिकेंस की। इन तमाम में जो मोनो का लफ्ज़ है, इसका मतलब है एक प्रोटीन जो खून के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई है। अल्लाह ताला ने तमाम प्रोटीन्स को एक मुनासिब मिक़दार में बनने का हुक्म दिया होता है, और जब एक प्रोटीन ज़रूरत से ज़्यादा बनना शुरू हो जाए और बाकी कम बने तो इसको हम बीमारी कहते हैं। इसके अंदर भी वो तमाम फीचर जो मैंने दूसरे अमाइलाइडोसिस के अंदर जिक्र किए वो मिलते हैं। इसके अंदर भी गुर्दे की इन्वॉल्वमेंट होती है, इसके अंदर भी हार्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है, आंतों की इन्वॉल्वमेंट होती है, खून के जमने की कैपेसिटी डिस्टर्ब हो सकती है, HB कम हो जाती है, प्लेटलेट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और गुर्दे के फेलियर का मामला भी बन जाता है। फ़र्क ये है कि इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि प्रोटीन यूरिया उतना ही हो, इसके अंदर कम प्रोटीन यूरिया के साथ भी गुर्दा फेलियर की तरफ जा सकता है, और उसको डायग्नोज करने के लिए हमें गुर्दे की बायोप्सी करनी पड़ती है, और उसके अंदर जो मतलूबा रिज़ल्ट आता है फिर उसके मुताबिक उसका जहर मार मिलता है। इसके इलाज के लिए अमूमी तौर पे हमें ऑन्कोलॉजिस्ट को साथ मिलवाना पड़ता है जो कैंसर की इलाज करते हैं, चाहे वो कैंसर मुकम्मल ना भी हो, लेकिन फिर भी हम उनसे इन कंसल्टेशन चलते हैं। और इसकी ऐसी दवाइयाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं जो गुर्दे को नुकसान पहुँचाए बगैर इसका इलाज
कर सकती हैं। AL अमाइलोइडोसिस की डिटेल तो किताबें इस पे लिखी जा चुकी हैं, बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन जनरल इसके बारे में ये याद रखना चाहिए कि अगर वो प्राइमरी प्रोटीन का इलाज हो जाए तो ये भी काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। इसमें हो सकता है वक्ती तौर पे डायलिसिस का भी ज़रूरत पड़े, प्लाज्मा फ्रीसिस की भी ज़रूरत पड़े, स्टेरॉइड्स की भी ज़रूरत पड़े। इसके बाद कुछ ऐसे अमाइलोइडोसिस हैं जो बहुत कम सुनने में आपको मिलेंगे और इवन के डॉक्टर्स के इल्म में भी बहुत कम होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे हैं जो अमूमी तौर पे डायग्नोज नहीं हो पाते, तो इस वजह से मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा। इनमें से एक है इलेक्ट-2 अमाइलोइडोसिस। ये ल्यूकोसाइड कीमोटेक्टेंट प्रोटीन से बनता है और इसमें होता ये है कि गुर्दे से प्रोटीन ज़्यादा लीक नहीं होती। इसमें जब बायोप्सी करते हैं तो अगर उसमें कोई बहुत ही माहिर पैथोलॉजिस्ट हो तो सिर्फ वही कॉन्गो रेट स्टेन करता है, क्योंकि उसमें अमूमी तौर पर मर्ज़ थोड़ा सा आम रूटीन से हट के होता और देखने में लग नहीं रहा होता कि अमाइलोइडोसिस होगा। दूसरा, ये जब रिसर्च हुई तो ब्रिटिश कोलंबिया में जो पंजाबीज़ थे तो उनमें ज़्यादा देखा गया, तो इसकी वजह से मैंने इसका जिक्र किया कि पंजाब और बर सगीर के अंदर, पंजाब से मुराद पाकिस्तानी जीन जोन से भी हैं या बांग्लादेश या इंडियन जीन्स, इनके अंदर इसकी रिसर्च होना बाकी है और हमें ये जानने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया में इसकी प्रेवलेंस कितनी है। ये यहाँ के लोगों के अंदर जब वो यूरोप में जाते हैं तो गोरों से ज़्यादा पॉपुलेशन इस मर्ज़ में पाई गई है, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास ये स्टेन नहीं होता तो हम इसको मुकम्मल तरीके से डायग्नोज नहीं कर पाते हैं। फिर कुछ रेयर अमाइलोइडोसिस हैं जैसे ApoA1, A2, A4, फाइब्रोजिन 8 प्रोटीन, बीटा-2 अमाइलोइडोसिस है जो डायलिसिस बहुत अरसा तक जब होता है तो उसमें बाज़ लोगों को जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है, जगह जगह जोड़ सूज जाते हैं, जिस्म में दर्दें शुरू हो जाती हैं, पट्टे और जिस्म जोन से हैं वो अकड़ जाते हैं, पूरा जिस्म फोड़ा बन जाता है। तो वो बहुत लंबे अरसे जब तक डायलिसिस होता है तो उसमें प्रोटीन रिटेन हो के, क्योंकि गुर्दे काम नहीं कर पाते, तो वो अमाइलॉइड की शक्ल इख्तियार करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये बीटा-2 अमाइलोइडोसिस जो डायलिसिस के मरीज़ में होता है ये ज़्यादातर गुर्दे पे इफ़ेक्ट उतना नहीं करता। इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अमाइलोइडोसिस मुमकिन है कि उन मुल्कों में भी हो रहा हो जहाँ पे हम इसकी प्रॉपर तशख़ीस नहीं कर रहे, और अगर आपको शक है और आपके मर्ज़ और अलामात इससे मिलते जुलते हैं तो आप अपने फिजिशियन से डिस्कस करें। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। थैंक यू।